इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रबंध के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखिए, जो भी उद्देश्य है उनको हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब संगठनात्मक। जो भी आपका संगठन है, व्यावसायिक यानी कि बिजनेस भी हो सकता है, नॉन बिजनेस यानी कि गैर व्यावसायिक भी हो सकता है। दूसरा सामाजिक। आपका संगठन तो सीमित है, कम लोग हैं, लेकिन समाज अपेक्षाकृत रूप से काफी बड़ा दायरा है। ठीक है, तो सामाजिक भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं। वो क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं वो देखने की बात है। और तीसरा होता है इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, जो भी एम्प्लॉयज हैं जिनसे मिलकर के कोई संगठन बना है, उनके प्रति भी कुछ कुछ उद्देश्य होते हैं क्या, उनके लिए भी कुछ उद्देश्य होते हैं क्या। तो ये तीन तरह के उद्देश्य होते हैं, संगठनात्मक, सामाजिक और कर्मचारी गण संबंधी। ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ठीक, अच्छा सबसे पहले बात कर लेते हैं संगठनात्मक की। देखो, संगठन आया ही अस्तित्व में था क्योंकि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करनी थी, है ना। तो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, लेकिन वो उद्देश्य क्या होंगे ये प्रबंध ने ही डिसाइड किया हुआ था। ठीक है, तो संगठन के आने से पहले ही कुछ उद्देश्य निर्धारित जाते हैं कि हमें ये काम करना है, इसलिए हमें संगठन बनाने की आवश्यकता है। ठीक, और साथ में उन उद्देश्यों को, तो कुछ चीजों को बोला जाता है, जैसे आप किसी भी कंपनी का देखेंगे तो कुछ एक विजन स्टेटमेंट होता है। विजन समझते हैं कि हम लंबे समय में ये काम अचीव करना चाहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत छोटी सी टीम है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों को सभी विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनकी खुद की भाषा में उपलब्ध कराई जाए। ठीक, तो हिंदी है, बाकी भारतीय भाषाएं हैं, और इंग्लिश में भी किया जाए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ना छोड़ दिया जाए, लेकिन पहले जो अपनी प्रमुख भारतीय भाषाएं उनमें सबको मिले। तो ये हमारा विजन है। क्यों? क्योंकि ये कर पाना एक दिन का तो काम नहीं है, एक लाइफ टाइम का काम हो सकता है। ठीक, जिसमें बहुत समय लग सकता है, बहुत सारे लोगों की मदद लग सकती है। तो ये विजन हो गया। उसके बाद से आता है मिशन। मिशन में क्या होता है कि आप कुछ कुछ पार्ट्स में काम करते हैं। जैसे हम लोगों का कमिटमेंट है कि नवंबर 2020 तक हम लोग अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, इसमें कक्षा 11 और कक्षा 12 का जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर देंगे। एनसीईआरटी पर जो आधारित है पाठ्यक्रम, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा मिशन हो सकता है छोटे टर्म में। वैसे मिशन भी इससे बड़ा रहता है, और उससे भी छोटे होते हैं गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, कि आज मुझे कितना काम कंप्लीट करना है, अच्छा इसके नोट्स कब तक देने हैं। तो हो गया क्या, विजन, मिशन और गोल्स। तीनों ही उद्देश्य हैं, लेकिन समयांतराल के हिसाब से देखेंगे तो बहुत दूर की बात की जाएगी तो विजन हो जाएगा कि पूरे संगठन के अस्तित्व की क्या बात है। फिर मिशन, उसमें से इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स की बात हो जाएगी, और गोल्स डे टू डे लाइफ में आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं। तो ये भी उद्देश्य कौन निर्धारित करता है? प्रबंध ही करता है। तो प्रबंध है जो संगठन के लिए उद्देश्यों को निर्धारित करता है और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास भी करता है, और उसकी जिम्मेदारी भी होती है कि उनको पूरा किया जाए। ठीक है, तो संगठनात्मक उद्देश्य में ये बात हो गई। साथ में सभी हितार्थियों, अब यहां पर ये जो शब्द है ना, स्टेक होल्डर्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, कुछ होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर मतलब समझते हैं क्या होता है? हिस्सा होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। शेयर, शेयर को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? STOCK, स्टॉक। स्टॉक भी मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, आपके पास माल स्टॉक पड़ा हुआ है तो क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री जो होती है, स्टॉक का समझ लीजिए कोई चीज इकट्ठी कर रखी हुई है, तो आपके पास जो शेयर्स उसको स्टॉक ही बोलते हैं। लेकिन स्टॉक और स्टेक अंतर है। स्टॉक होल्डर्स हो गया कि जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, वही लोग को स्टॉक होल्डर भी बोल सकते हो या शेयर होल्डर बोल सकते हो। स्टेक होल्डर में होता है वो सारे लोग जिन पर कंपनी का प्रभाव पड़ रहा है। तो कंपनी का प्रभाव तो हो सकता है कि मैं कंपनी में शेयर होल्डर नहीं हूं, लेकिन मुझ पर भी पड़ रहा है। जैसे मैं कंपनी का कस्टमर हो सकता हूं। मान लीजिए कोई भी कंपनी है, HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक का अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं भी स्टेक होल्डर हो गया। मेरे पास शेयर्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर फर्क पड़ रहा है। एम्प्लॉइज जो है कंपनी के, उनके ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। ओवरऑल इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है, वो भी एक तरह के स्टेक होल्डर हो गई। तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट को इनकम, उससे टैक्स मिलता है। अगर बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। फिर HDFC बैंक की शाखा जहां जहां पर उसके आसपास के लोगों को भी फर्क पड़ रहा है ना। तो स्टेक होल्डर्स बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत बड़ा दायरा हो जाता है। तो समझ रहे, शेयर होल्डर्स छोटे कम दायरे के लोग रहते हैं, और स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो हम लोग जब हितार्थियों की बात करते हैं ना, जिनका हित है, जिनका हित जुड़ा हुआ है आपके एग्जिस्टेंस से, आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस, उनको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। क्या बोलते हैं? हितार्थियों। तो सभी हितार्थियों का ध्यान रखना होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, गवर्नमेंट को हम टैक्स ठीक टाइम पर पे कर पाए,
हमें पब्लिक एट लार्ज का भी ध्यान रखना है, सारे लोगों को हमारी वजह से कोई असुविधा ना हो रही हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा ना हो जाए कि हमारे गलत काम करने से पूरी इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए, ठीक। तो वो भी जिम्मेदारी रखनी है। अगर मैं बैंक के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं, मतलब आपको अपनी इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग जिनको भी किसी भी तरह का फर्क पड़ सकता है, उन सभी का ध्यान रखना, ये भी आपकी कैसे जिम्मेदारी होती है, संगठनात्मक जिम्मेदारी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, देखो ये सारी चीजें इसमें कोई दोहराई नहीं, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन घूम फिर करके जो कोर होता है ना, कोर समझते हैं, जो एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम सेंटर में है, वो क्या होती है, वो होती है कि भाई मानव और भौतिक संसाधनों का, ह्यूमन रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस का अच्छे से आप यूटिलाइजेशन करो, उनका अच्छे से उपयोग करो, और व्यवसाय के जो आर्थिक उद्देश्य हैं कि उनको क्या क्या करना है, जो भी आर्थिक उद्देश्य हैं उनको आप क्या करो, पूरा करो, उनके लिए ठीक से उपयोग करो। तो कैसे आप उपयोग करोगे, कुशलता पूर्वक करोगे, हम लोग ने बात की थी, जिसमें आप बहुत अच्छे से उपयोग कर पा रहे हो। और आर्थिक उद्देश्यों को हम लोग क्या करते हैं, 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला आर्थिक उद्देश्य तो ये होता है कि भाई आपकी कंपनी चलती रहे। कंपनी कोई इंसान तो होता नहीं है, लीगल पर्सन होता है ना। लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है, हमने उसको पेपर पे बना दिया, लेकिन उस कंपनी का अपने उद्देश्यों को पूरा करते रहने के लिए उसका जीवित रहना तो बहुत जरूरी है। तो पहली चीज हो जाती है कि जीवित रहे, सर्वाइव करती रहे। तो मैनेजमेंट का पहला फोकस रहता है कि किसी भी तरह की स्थिति बन जाए, कंपनी सर्वाइव करते रहना चाहिए। जहां जहां है तो जहान है ना। यही तो बोला जाता है कि हाँ, जान है तो जहान है। दूसरा, हम लोगों की जान है तो जहान है, तो बात सही है, हमें जीवन मिला हुआ है, चॉइस तो हमारी थी नहीं किसी की, मिल गया अपने को जीवन, हम लोग जी रहे हैं। हमारे जीवन का खुद का कुछ मतलब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंपनी को तो ऑन पेपर बनाया गया है ना, हम लोगों ने उसको बनाया। अब कंपनी को बना दिया, लेकिन जीवित रहे तो क्यों रहे, कहां से प्रेरणा मिलेगी, इंसेंटिव क्या है। इंसेंटिव समझते हैं कि आपको फायदा क्या है, आपको कौन सी चीज है जो प्रोत्साहित कर रही है, कौन सी चीज है जिससे आपको जीवित रहने की प्रेरणा मिल रही है। वो होता है लाभ, कि प्रॉफिट आता रहे। प्रॉफिट आता रहे तो कंपनी के जीवित रहने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको अभी बीच में कभी घाटा हो जाए तो आप उसकी भरपाई भी कर पाओगे। अगर प्रॉफिट आएगा ही नहीं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। लेकिन प्रॉफिट कमाते रहना, ये प्रोत्साहन होता है कंपनी के लिए। तो ये भी एक आर्थिक उद्देश्य है। ये 3 आर्थिक उद्देश्य हैं, जीवित रहना, लाभ कमाना, और तीसरा है समृद्धि। समृद्धि का मतलब ग्रोथ। तो आपकी दुकान है, आपका पहला उद्देश्य होता है कि दुकान बंद ना हो जाए, ठीक। दूसरा है कि फायदा भी हो। तीसरा है कि दुकान को आप बड़ा करते चले जाओ। बड़ा क्यों करते चले जाओ, तभी आपके सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ते हैं, आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है, और साथ ही साथ आप जो बदलती हुई इंडस्ट्री है उसके साथ आप बदल पाओगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, कई बार क्या होता है ना, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, प्रौद्योगिकी पूरी तरह से बदल जा रही होती है। पहले किसी और तरह से काम करते, पहले पीसीओ, मेरे टाइम पर बचपन में था तो मैं देखता था पीसीओ चलते थे, जहां पर लोग जाकर के फोन किया करते थे। अब तो पीसीओ कोई चलाता नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास ऐसी इंडस्ट्री होती कि मेरा जो पूरा घर का काम काज है वो सिर्फ पीसीओ से चल रहा है, और अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि सारे लोग मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं, तो अब मुझे दूसरा बिजनेस सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे पीसीओ फोन्स रहते तो मेरे पास ज्यादा पूंजी होती, मैं दूसरी जगह पर भी कुछ रिस्क ले सकता था। अब तो मेरे पास ऐसा है कि मेरा पूरी तरह से एक ही चीज पर डिपेंडेंट हूं, और वो टेक्नोलॉजी के साथ बदल रहा है। तो वहां पर क्या हो जाता है कि मेरे समृद्धि का मतलब, अगर मेरा ग्रोथ कर गया होता ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे पीसीओ स्टोर से, तो पैसे भी ज्यादा आ रहे होते, तो लाभ का भी फायदा मिलता, साथ में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है उसको अडॉप्ट करने की भी की सहूलियत, और उसके लिए आप एक तरह से तैयार हो जाते हो, ठीक है। तो वो वाला फैक्टर भी होता है। इंडस्ट्री बदल रही होती है, बहुत सारी नई पूरी टेक्नोलॉजी बदल जाती है काम करने की। और कई उदाहरण मैं दूंगा आगे, जो चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, और आगे आने वाले चैप्टर्स भी। कई बार क्या होता है ना कि हम पूरी तरह से जैसे दुनिया देखी जा रही है वो सब कुछ बदल जाता है। अभी सिंगापुर के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए भी तार चाहिए होते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए काम कर रही हैं। उसमें क्या हो रहा है कि वो तार की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे हवा में वेव के थ्रू भेज सकते हो। तो अगर वैसी टेक्नोलॉजी आती तो सोचिए ये सारी कंपनी से क्या होगा, इनको फिर अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसा होता रहता है, हमेशा होता रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, समृद्धि जो है वो आपको इंडस्ट्री में बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। समृद्धि का मतलब सिर्फ साइज बड़ा करने के लिए नहीं होता है। समृद्धि का मतलब होता है कि नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं आप उनको भी एक तरह से अडॉप्ट करते जा रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। आप स्टैटिक नहीं हो कि हाँ यही था, आप एक पेज लिखने का, टाइप करने का 10 रुपए लेते हैं, आपका यही काम है जीवन भर। आप नई नई चीजें भी सीखते जा रहे हो, तो उसको भी समृद्धि बोलते हैं, वो भी ग्रोथ होती है। तो ये 3 आर्थिक उद्देश्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संगठनात्मक दृष्टि से ये दोनों तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा कोर है, एकदम बेसिक, वो यही है कि आपको व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों को पूर्ति करनी है। किसको, जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध कर रहा है। और उसके बाद समृद्धि को नापते कैसे हैं कि टर्नओवर कितना हो रहा है, सेल्स टर्नओवर कितना हो रहा है, एम्प्लॉइज बढ़ गए हैं कि कम हो गए हैं। उसके बाद से
हो सकता है कि कोई नई तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करना आपने स्टार्ट कर दिया हो, नई तरह की डोमेन में आप घुस गए हो, कुछ नए पेटेंट्स लेकर के आने लगे हो, R&D आपका अच्छा काम कर रहा है, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, इंडस्ट्री लेवल पर अवार्ड्स मिल रहे हैं, ग्लोबली आपको कई चीजों में अवार्ड्स मिल रहे हैं, जनता आपकी तारीफ कर रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। पूंजी निवेश में यानी कि आपके यहाँ जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सूचक हैं, इंडिकेटर्स हैं, मापक हैं, जिनको माप करके आप समझ सकते हो कि कंपनी में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। ये भी आपका क्या हो जाता है, संगठनात्मक उद्देश्य हो जाता है। तो हम लोगों ने संगठनात्मक उद्देश्य पढ़ लिया, इतने नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो, आपको बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ लोग परेशान होते हैं कि सर नोट्स नहीं मिल रहा है। देखो ऐसा है यार कि बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, तो नोट्स को ऐड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कभी कभी हो सकता है थोड़े दिन बाद अभी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो नोट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, अभी एकदम तुरंत देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको 5-10 दिन बाद नोट्स मिले, ठीक। लेकिन आप वैसे यहां से भी उठा सकते हो सीधा सीधा। अच्छा, अब आते हैं हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर, सामाजिक जो भी हमारे उद्देश्य हैं। देखिए, समाज के जितने भी हिस्से हैं, कुछ लोग ऐसे हैं समाज का वही हिस्सा जो आपके यहाँ पे आकर के काम कर रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली काम नहीं कर रहे हैं लेकिन वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो उन सारे लोगों का ध्यान रखना, ये आपका सामाजिक उद्देश्य होता है, और उनके अनुकूल ही आर्थिक मूल्यों की रचना करना। आर्थिक मूल्यों की रचना करने का मतलब क्या हुआ, जैसे देख लिए, मान लीजिए कोई कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, खाद बनाती है, और वो किसी नदी के किनारे है, और अपने खाद बनाने के टाइम पर जो भी गंदगी निकल रही होती है, इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट्स हैं जो भी, वो सब हम लोग नदी में बहा दे रहे हैं, तो नदी बर्बाद हो रही है। फिर नदी को साफ करने के लिए अलग से बजट में पैसा लेकर के आओ, तो नदी की वजह से, जैसे अभी समझिए आप, दिल्ली से पहले यमुना का जो क्षेत्र है, और दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली की यमुना के आसपास रहते हैं बेचारे, और कैंसर से पीड़ित होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नदी में बहुत सारे इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स मिलते चले जा रहे हैं, और वो गांव के लोग हैं बेचारे, आरओ वगैरह लगा नहीं सकते, तो उनकी मजबूरी हो रही है। तो आप ये समझिए कि जो इंडस्ट्री पैसे कमा रही है, वो इतने सारे लोगों को कैंसर हो जाने की बीमारी का खर्चा तो उठा नहीं रही है, साथ में पहले ही आप कैंसर दे भी क्यों रहे हो, है ना। तो एक तरह से इन लोगों की वजह से इतने सारे लोगों को नुकसान भी तो हो रहा है ना। तो यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन कंपनी की भी जिम्मेदारी आती है कि हर तरह का किसी के ऊपर आर्थिक रूप से निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, जो कि उस वाले केस में हो रहा है, ठीक। तो अभी क्या कर सकते हैं, अब हम लोग, सबसे पहली चीज होती है कि उत्पादन जो भी है ना, वो पर्यावरण अनुकूल पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, उसको आप अपनाइए, जिसमें इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो रहा हो। क्यों? अभी हम लोग जब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नैलिटी। मतलब मेरा लेना देना कुछ नहीं है, ट्रैफिक बढ़ गया शहर में तो मुझे प्रदूषण झेलना पड़ रहा है ना, मेरा उसमें कोई रोल ना हो सकता है। तो अगर किसी और के कुछ काम करने से बाकी लोगों को फर्क पड़ रहा होता है, तो जिनको फर्क बाहर के लोगों को पड़ रहा होता है उनके लिए वो एक्सटर्नैलिटी होती है। तो यहां पर क्या हो जाता है कि अगर आप पर्यावरण अनुकूल काम करोगे तो बाकी लोगों के प्रति फर्क पड़ सकता है, लेकिन अच्छा फर्क पड़ सकता है, खराब नहीं पड़ेगा। तो खराब ना पड़े ये इंश्योर करना। ऐसे ही जो वंचित वर्ग है, मान लीजिए आपने ऐसी जगह पर फैक्ट्री लगाई हुई है, अभी जैसे क्या होता है झारखंड छत्तीसगढ़ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उन लोगों को उतना फायदा नहीं हो रहा। वहां पर बहुत सारा खनन का काम चल रहा है, माइनिंग का काम चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आकर के वहां पर खनन कर रही हैं, लेकिन वहां के जो लोकल रहने वाले लोग हैं उन्हीं को उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बाहर के लोग आकर के कर रहे हैं। तो फिर एक तरह से छलावा जैसा महसूस होता है बहुत सारे लोगों को, ये तो मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, ऐसा लगता है। तो वो ना हो। साथ में कहीं पर अगर सामाजिक दृष्टिकोण से कोई वर्ग है जो बहुत ज्यादा वंचित है, जिसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसके साथ छुआछूत का या फिर किसी भी तरह का जो सामाजिक कुरीतियां हैं उस तरह की चीज चलती आ रही हो, तो कंपनी की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको भी थोड़ा ठीक किया जाए। और इसी में एक नई चीज निकल करके आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, नया कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग सामाजिक उद्देश्य की बात कर रहे हैं ये सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी संगठन है उसके लिए बात करें, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा था ऑल परवेसिव है, व्यवसाय को छोड़ करके बाकी अलग अलग तरह के संस्थानों में भी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग कंपनीज की स्पेसिफिकली बात करें तो उनके लिए एक चीज बोला था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कंपनीज हैं उन लोगों की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, तो उसको हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। एक तो कंपनी की स्वयं अपने प्रति, कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हितार्थियों के, स्टॉक शेयर होल्डर्स नहीं, स्टॉक होल्डर्स नहीं, हितार्थियों यानी कि स्टेक होल्डर्स के प्रति, और पूरे समाज के प्रति, इन तीनों के प्रति उसकी जिम्मेदारी बनती है। और साथ में आर्थिक प्रगति करना तो है ही, लेकिन साथ में सामाजिक प्रगति भी हो रही हो और पर्यावरणीय प्रगति भी हो रही हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो रहा हो। कई हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत बड़ी सी जमीन ले लेती है, उसके बाद से अपना काम चला रही होती है और उस जमीन में अच्छे से वृक्षारोपण कर रही होती है, वैसा काम भी होता है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कि
इस तरह की जिम्मेदारियां हैं। और भारत में जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कानूनी रूप से कंपनीज को अपने पिछले 3 साल के औसत लाभ का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देने का एक तरह से व्यवस्था बना रखी है कि आपको देना पड़ेगा जो भी कंपनीज है। कितना? 2%। तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रहता है, लाभ का 2%, रेवेन्यू का नहीं, लाभ का, तो वो और भी छोटा हिस्सा हो जाता है उसका 2%। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि वैधानिक रूप से हमने कर रखा है। ये कहां पर है? सेक्शन 135 है हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसका, कंपनी अधिनियम का। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है सामाजिक जिम्मेदारियां। किसकी? किसी भी प्रबंध की, किसी भी मैनेजमेंट की, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट उसकी। अच्छा, अब आ जाते हैं कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जिन लोगों से मिलकर के कंपनी बनी हुई है। यहां पर हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी अपने पिछले वीडियो में शायद, या पिछले से पिछले में की थी। देखो, कंपनी जिन लोगों से मिलकर के बन रही है, कोई भी संगठन जिन लोगों से मिलकर के बन रहा है, सारे लोगों की पर्सनालिटी अलग अलग है, सबका व्यक्तित्व अलग अलग है, सारे लोगों का संगठन ज्वाइन करने का उद्देश्य अलग अलग है। संगठन का अपना एक उद्देश्य है, उन लोगों का उद्देश्य संगठन के उद्देश्य के साथ अलाइंड है, लेकिन बाकी बहुत सारे अपने अपने अलग अलग उद्देश्य हैं। उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। क्या है? उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। कंपनी या किसी भी तरह के संगठन में उनकी जिम्मेदारियां भी अलग अलग हैं। आपका ये रोल है, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना है, वो भी अलग अलग है। तो लोग बहुत सारी चीजें अलग अलग लेकर के आते हैं। उनके अपने पास्ट अनुभव अलग अलग हैं, उनकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। उनकी माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, उनके पास पैसा था, नहीं था, शहर में रहते थे, गांव में रहते थे, विदेश में भी रहे हैं, नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये सारा उनका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, पढ़ाई लिखाई की है, नहीं की है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, सबकी अलग अलग होती हैं। जिन लोगों से मिलकर के आपका संगठन चल रहा है, और समाज आपकी जो संगठन है उसका अपना उद्देश्य है, तो ये सारी चीजों के साथ वो किस तरह से जो संगठन है उसके उद्देश्यों के साथ अलाइंड हो पाए, लगभग उस संगठन के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए काम कर पाए, ये इंश्योर करना, ये भी आपके प्रबंध का काम होता है। साथ में प्रतियोगी वेतन और अन्य लाभ। अब देखो, जो भी इंडिविजुअल्स है, मुझे लग रहा है कि यार मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज जो अच्छा पैसा दे रही हैं, अमेजॉन है, फेसबुक है, गूगल है, अडोबी है, बहुत सारी कंपनीज जो पैसे देती है अच्छे। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी कंपनी मुझे अच्छे से पैसे नहीं दे रही है तो मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊं। तो अगर मैं वास्तव में अच्छा काम कर रहा था और मैंने कंपनी बदल ली, तो जो मेरी पुरानी कंपनी थी उसके लिए अच्छा नहीं हुआ ना। तो संगठन के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण होता है कि जो मुझे सैलरी मिल रही है वो प्रतियोगी वेतन हो, कॉम्पिटिटिव हो, ऐसा ना हो कि मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे हो। और साथ में अन्य लाभ। अन्य लाभ का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल्स में, इंडिया फार्मास्यूटिकल्स में बहुत अच्छा काम करता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो वर्ल्ड टूर में किसी किसी कंट्री घुमा देते हैं, है ना। इसी तरह से बीच बीच में आपको घर का सामान देते रहते हैं, आपकी फैमिली की ट्रिप लगवा दी, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, छुट्टियां ज्यादा दे दी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी कि सिर्फ सैलरी नहीं होती, सैलरी को छोड़कर के और भी जो अन्य लाभ होते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पर्क्स, है ना, पर्क्स। एक मूवी देखी थी मैंने कॉलेज के टाइम पर, काफी सही लगी थी, पर्क्स ऑफ बीइंग ए वॉल फ्लावर, है ना। अब चलो मैं लिखता नहीं हूँ, सब्जेक्ट नहीं है। तो जैसे कोई दीवार पे फूल लगा होता है ना, कभी देखते हैं हम लोग, पीपल का पेड़ वगैरह उगाता है दीवार पर, तो उसको कोई ध्यान नहीं देता, उसको कोई भाव नहीं दे रहा होता है, लेकिन उसके भी कुछ कुछ फायदे हो सकते हैं। तो इसके ऊपर उस दृष्टिकोण से एक मूवी बनी थी, उसका नाम था, खैर वो हटाते हैं। तो अभी क्या जाते हैं, प्रतियोगी वेतन होना चाहिए, अन्य लाभ होना चाहिए, और उसके बाद से होता है क्षेत्र में पहचान। क्षेत्र में पहचान का मतलब क्या होता है कि मैं एक प्रोफेसर हूं, मान लीजिए केमिस्ट्री का, मैं अपना काम कर रहा हूं और बाकी के जो मेरे केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं वो मुझे पहचानते ही नहीं है। ठीक है, मेरी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कुछ मेरा काम पब्लिश नहीं होने देती है, या मेरा जो काम पब्लिश किया हुआ है उसको अच्छे से भाव नहीं मिलता है। तो मेरी एक इंटर्नशिप थी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में, NCAER बोलते हैं। तो वहां पर एक रिसर्चर थे और वो काफी यंग रिसर्चर थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पीयर रिकॉग्निशन की बहुत ज्यादा वो रहती कि हाँ सारे लोग मुझे पहचाने। तो मैं इंटर्न था, तो उन्होंने मुझे ला करके अपने कार्ड्स दे रहे थे। लोग बहुत सारे लोग कार्ड प्रिंट करके रखते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो मुझे बोल रहे थे कि सारे लोगों को दे देना, जो मीडिया पर्सन उनको भी जाकर के दे दो। तो मैं क्या करता था, मैं दे रहा था, लेकिन वो बार बार आकर के मुझे बोल रहे थे नहीं सबको दे दिया है कि नहीं दे दिया, सबको दे दिया है। तो बहुत सारे लोगों को पीयर रिकॉग्निशन का बहुत वो रहता है कि हाँ सारे लोग मुझे पहचाने, कम से कम मेरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं। तो वो भी कंपनी को या किसी संगठन को इंश्योर करना चाहिए कि अगर आप कंपनी के अंदर रहकर के कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उस क्षेत्र से संबंधित लोगों को आपके काम के बारे में पता चलना चाहिए, वो भी हो जाता है। फिर व्यक्तिगत समृद्धि एवं विकास, ये और ज्यादा हायर लेवल एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो लोग भी काम कर रहे हैं उन लोगों को अपने व्यक्तिगत विकास का स्कोप मिलता रहे। ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो काम है सिर्फ वही काम रह गया जीवन में, बाकी सारे एस्पेक्ट्स खत्म हो गए। अपने फिलोसॉफिकल इश्यूज होते हैं,
इंटेलेक्चुअल इश्यूज होते हैं, चिंतन करने की बात होती है, बाकी बहुत सारी चीजें हो सकता है कि आप कुछ और तरह की लाइफ थोड़े दिन के लिए जीना चाह रहे हो, तो उन सारी चीजों का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है जैसे जैसे आप कंपनी को बड़ा करते जाएंगे, मजबूत करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह का संगठन तभी चल सकता है जब उसमें लोग काम करने वाले संतुष्ट हैं और वो सारे लोग मिल करके एक अच्छी भावना से काम कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो जाता है, जो भी उद्देश्य है उनको मैंने थोड़ा थोड़ा करके बता दिया। इसी में कुछ और भी था, हाँ ठीक है, सारी चीजें हो गई, कुछ नहीं छूटा है। मैंने एक कुछ शेयर पढ़ा था, वो तो छोड़ देते हैं, आगे कहीं बता दूंगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नोट्स यहाँ पर सारे कुछ दे रखे हैं, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए आप लोग। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।